Good afternoon, everyone. Thank you for joining this session. सर जी। Good afternoon, ma'am. नमस्ते सर जी। जी नमस्कार जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। चलिए, अभी हम अपना आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। 3 बज चुके हैं और जो आज का जो सेशन रहेगा उसका जो आउटलाइन जैसे आपको मालूम ही है। फर्स्ट हमारा फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक। सेकंड डॉक्टर वंदना राजपूत मैम है, उनका गायनी के ऊपर जो लेक्चर चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड हमारा फिर जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है, लास्ट जो हमने किया था उसका हम वीडियो नहीं बना पाए हैं सही से, तो आज इसका वीडियो बना के हम करेंगे, तो उसका एक रिवीजन टाइप में उसको भी हम रिपीट करेंगे, टेम्परामेंट डायग्नोसिस को भी। और जो लास्ट है वो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो चल रही है उसके ऊपर, तो उसको शुभम जो है एज इट इज हेल्ड करेंगे। तो अभी समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं। अगर इसको अभी शुरू ना किया जाए तो काफ़ी देर हो जाती है हमें बाद में फिर। हम्म, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह जो है हम वो लास्ट में लेंगे। अगर किसी को किसी चीज़ के रिगार्डिंग हर टॉपिक के एंड पे क्वेश्चन को लिया जाएगा। और प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पूछें। पेशेंट डिस्कशन हमारा लास्ट मोटिव रहना चाहिए, पहले हमारा जो जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कशन मोटिव रहना चाहिए। तो चलिए, काफ़ी पर्सन जुड़ चुके हैं और हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस दिन हमने जो डिस्कस किया वो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर बेस रेमेडीज के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे फिर से, क्योंकि वो उस दिन हम उसे वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। सिग्नल इशू आ रहा था बार बार, उसमें रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं हो पा रही थी, तो इस कारण से हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। पर आज हम उसको एक बार री डिस्कस करके उसको आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो वो रहने वाला है उसमें सर आवाज नहीं आ रही है। सर जरा भी आवाज नहीं आ रही है, या किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है? ये सर आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, फिर अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ में सर आ हो रहा सकता है, है आवाज तो आ कि रहा है। सिग्नल का दिक्कत है उनका। चलिए ठीक है। अगर किसी को बीच में थोड़ी कंफ्यूजन भी होगी तो वो आप अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको देख के भी आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन को आवाज आ रही है सर। जी, इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा। आज हम एंडोक्राइन एंड हार्मोनल ग्लैंडुलर बेसिस डिजीजेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंडोक्रिनल बेस्ड डिजीज के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अगर किसी भी तरह की एंडोक्राइन की आपको डिजीज मिलती है, डिजीज कंडीशन है, तो उसमें आप उसका क्या यूज करने वाले हैं उसको हमने आपसे शेयर किया था। जो फर्स्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे एंडोक्राइन बेस के लिए, S2 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट फॉर्मूला आपका रहेगा S2 प्लस RE। सेकेंड रहेगा C2 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा एंडोक्राइन बेस के लिए फॉर्मूला था। अब इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप उसको किस तरह से चेंज करेंगे? S2 अगर मेल है तो S2 की जगह S3 कर देंगे और C2 की जगह C3 कर देंगे। ये हमारा एंडोक्राइन बेस का जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन था। सेकंड हमारा, अगर मान लीजिए इस जो एक्सोक्राइन बेस कंडीशन है जिसमें आपके सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो सिक्रीशन के रिगार्डिंग उसमें आपके कंडीशन है, तो उसमें आप किसका यूज कर रहे हैं?
S6 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C6 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, और S6 और C6 को आप चेंज किससे करेंगे? S5 एंड C5 से। अगर किसी कारणवश आपको जो रिजल्ट है उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो उस समय आप S5 को चेंज कर देंगे C5 से। तो ये हमने दो तरह के जो फॉर्मुलेशन थे वो डिस्कस किए थे हमने। अगर आपका एंडोक्राइन मीन्स के, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग है, डिजीज है या मेडिकल कंडीशन है, और अगर उसमें आपका चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसमें आप उसका किस चीज का यूज कर रहे हैं? S2 S3 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी, C2 C3 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका फर्स्ट जो है फॉर्मुलेशन रहना चाहिए। सर ये दोबारा बोलना, आवाज कट 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 का आ रही है। जी सर। जी आपको वेट करना पड़ेगा। मैं एक बार अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। अगर अभी भी आवाज की दिक्कत आए तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है एंडोक्राइन बेस के लिए वो है S2 स्कोरोफ्लोसो 2 फीमेल के लिए, S3 मेल के लिए प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है C2/C3। सेम आपका, अगर सी फीमेल है तो C2, मेल है तो C3, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका किसी भी तरह की एंडोक्राइनल बेस एक्टिविटी के लिए, चाहे वो फिर आपकी हार्मोनल डिसबैलेंस एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी किसी ऑर्गन बेस्ड डिसबैलेंस एक्टिविटी हो एंडोक्राइन बेस में, तो उसमें आपको ये जो पहला आपका फॉर्मूला रह सकता है आप इसको यूज करवा के एक फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं पेशेंट को। सेकंड है हमारा एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में जो हमारे फॉर्मूला रहने वाले हैं वो है S6 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट फॉर्मूला, सर दोबारा सी बोलना, सिक्स आवाज प्लस कट कट आ सर S6 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है C6 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये है हमारे फर्स्ट जो एक्सोक्राइन बेस्ड फॉर्मूला। और अगर इसमें आपको किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आ रहा है या रुक रहा है रिजल्ट आने से, तो वहां पे आप उस समय S6 और C6 को चेंज करेंगे S5 एंड C5 से। ये था हमारा बेसिक एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बेस्ड डिजीज फॉर्मूला। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे आपका रैपिड डोज को। तो रैपिड डोज जो रहने वाला है वो मेल एंड फीमेल में वेरी करके रहेगा। अगर फीमेल है तो उसमें आप पहले रैपिड डोज देंगे C17 प्लस A2 इंजेटिको 2 प्लस वाइट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ समय के बाद आप वाइट इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर देंगे येलो इलेक्ट्रिसिटी से। अगर फीमेल रहेगी तो उसमें आप देंगे C17 A2 वाइट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ समय के बाद उसको चेंज कर देंगे येलो इलेक्ट्रिसिटी से। और सेकंड अगर मान लीजिए मेल है तो उसमें आपका फॉर्मूला रहेगा C17 प्लस L1 प्लस वाइट इलेक्ट्रिसिटी, और सेम कुछ समय के बाद उसको आप चेंज कर देंगे येलो इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये है हमारा बेसिक जो रिजल्ट के लिए जो आपका रैपिडोज है। अब अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें लास्ट टाइम मैं एक चीज ऐड करना भूल गया था, उसको मैं आज फाइनल ऐड करके करवा के आपको मैं इसको कंक्लूड करूंगा।
तो अभी तक के इस पार्ट के लिए कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी। सर आपने जो बताया था कि अगर रिजल्ट नहीं आते हैं C6 की जगह S5 कर सकते हैं, तो जो जी जी सीट रहेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी सेम ही रहेंगी ना, बी या जी? जी जी सर, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी चेंज नहीं किया जाएगा सर। ठीक है जी, ठीक है। जी। जो आपको फॉर्मूला हम बताते हैं, बताए जा रहे हैं यहाँ पे, इस इन कंडीशंस के रिगार्डिंग पे, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसका नोट्स भी बना रहे हैं। अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने उसका नोट्स बना के रखा होगा, अप्रोप्रिएट नोट बना के रखे होंगे। और सेकंड जो उसमें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में हमेशा चीज रखनी है, ये फर्स्ट एड फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट एड का मतलब कि पहली बार आपके पास पेशेंट आ रहा है और आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि आपको किस तरह का फॉर्मूला देना चाहिए, क्या फॉर्मूला देना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ये पेशेंट किस कंडीशन के रिगार्डिंग का पेशेंट है, तो उस समय आप ये ट्रीटमेंट पहली बार उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। ये आपके जो फॉर्मूलाज हम आपको ये बता रहे हैं। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा बाद में चेंज करना है तो आप इसमें एक चेंज कर सकते हैं, जो कि आप इसमें सिस्टमिक एंड हेरिडिटिक रेमेडी को यूज करवा सकते हैं। सिस्टमिक एंड हेरिडिटिक रेमेडी को यूज करवाने का मतलब कि जहाँ पे आप क्योरिंग फॉर्मूला दे रहे हैं वहां पे आप सिस्टमिक रेमेडी को डाल दीजिए। उसमें सिस्टमिक का मतलब कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये आपका जीआईटी बेस डिजीज ज्यादा, इसमें जीआईटी फैक्टर ज्यादा है, तो आप उसमें सिस्टमिक का यूज करवा सकते हैं। किसी भी जो अभी तक आपको फॉर्मूला बताए हैं उसके अंदर जो सेकंड टाइम फॉर्मूला चेंज करना है। और दूसरे में हेरिडिटी के लिए तो आपको सिर्फ वेन वन देना है। हेरिडिटी हम इसलिए यूज करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पे आपको जो वेन वन जो है वो हमारा एंटी, क्योंकि जो भी डिजीज बन रही है वो हमारी बॉडी से, या मेडिकल कंडीशन बन रही है वो हमारी बॉडी के अंदर से अराइज हो रही है। तो वो किसी भी तरह की आपकी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन है या जेनेटिक कॉम्प्लिकेशन है, या वो चीज जेनेटिक कॉम्प्लिकेशन की तरफ को बढ़ रही है, तो उसको भी वो कंट्रोल करती है। या फिर वो जेनेटिक कॉम्प्लिकेशन से आई है तो उसको भी वो कंट्रोल करने में आपको एक रिस्पॉन्स देती है। इसलिए हम उसमें हेरिडिटिक रेमेडी का यूज करवाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट चल चुका है उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया है, तो उस समय आप आज तक जो आपको जितने भी फॉर्मूला बताए हैं उसके अंदर आप सिस्टमिक रेमेडी क्लोरीन के साथ एस ग्रुप का सिस्टमिक रेमेडी जोड़ दीजिए उसकी, और सी ग्रुप के साथ आप हेरिडिटिक रेमेडी जोड़ दीजिए। ये था हमारे फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट का जो तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे साथ एक बार पूछ सकता है। क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो प्लीज क्वेश्चन पूछ लें। सर ये जो अब आपने लास्ट पोर्शन बोला था इसको दोबारा रिपीट कर दो, क्योंकि आपके है ना वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही है। कभी कुछ जगह है ना ब्रेक हो रही है तो समझ नहीं पाएगा। क्या सबको ब्रेक होके आ रही है या फिर कुछ पर्सन्स को आ रही है ब्रेक होके? सर ब्रेक होके आ रही है। जी सर, ब्रेक हो रही है सर। कोई ऐसा पर्सन है जिसको नॉर्मल वॉइस आ रही है तो वो प्लीज बता दीजिए एक बार। अभी क्लियर आवाज है सर, लेकिन वो आवाज आ लास्ट रही टाइम जो है। बोले थे ना सर, उसको रिपीट सिर्फ कीजिए सर। ओके। सर सारा ही रिपीट कर दो, मोटा मोटा कर दो सर, बीच बीच में मैम ब्रेक आपको हो ना जाती है आवाज। आपको वीडियो मिल जाएगा फिर ना, आप उसको वीडियो में उस समय देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जी। जो लास्ट हमने पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, बता रहा था, उसमें बेसिकली जो आपको हाइड्रेटिक रेमेडी और सिस्टमिक रेमेडी का यूज करना है। अगर आपका पेशेंट जो है वो रिकवरी के अंदर आ रहा है तो उस समय आपको जो क्योरिंग फॉर्मूला है, जो हमारा स्कोरोफ्लोसो के साथ जुड़ा हुआ फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, उसके अंदर आप उसकी सिस्टमिक रेमेडी ऐड कर देंगे। वो फिर आपको उस समय एज अ डॉक्टर आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या उसको ऑब्जर्वेशन किया है, कौन सी उसकी सिस्टमिक रेमेडी उसमें यूज होनी चाहिए। और सेकंड कॉमन रखना है
वन यूज कर लेना है। जहाँ पे मान लीजिए आपका C2GE है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपका C6C5GE है, वहाँ पे आप C6 या C5 वैन 1GE कर देंगे। आपको जस्ट उसमें वैन 1 का ऐड करना है। तो ये आपका एक चेंज आप और भी अपने फॉर्मुलेशन के अंदर कर सकते हैं। लास्ट में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसी के साथ मैं हमारे लेक्चर के जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ को जाऊंगा। मैं वंदना मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना मैम, आप इस समय ऑन स्क्रीन पे हैं, तो आप अपना जो लेक्चर है उसको अभी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके। सभी को राम राम। कैसे हैं सब लोग? आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्राइटिस और एंडोमेट्रियोसिस में डिफरेंस होता है। एंडोमेट्राइटिस अगर है तो वहां पर एंडोमेट्रियम जो यूट्रस वॉल है, इनर लेयर, वहां पे इन्फ्लामेशन, सूजन होती है, उसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। ये टॉपिक हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। ये आपका इनर लेयर, सबसे अंदर की परत कहलाती है एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर। इसमें आपका ओवर ग्रोथ होने लगती है जब, तब ये एंडोमेट्रियोसिस कहलाएगा। अपने ही जैसी सेल्स का डेवलपमेंट यूट्रस के बाहर और आपका ओवरी और फैलोपियन ट्यूब की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, तब ये कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। इसके सिम्टम्स, पीरियड के समय, जिस समय फीमेल कैंडिडेट में पीरियड साइकिल आएगा उस समय तेज दर्द होगा, उस लोअर एब्डोमेन में, बैक कमर में आपका पेन, ऐंठन आपको दिखाई देगी, लगातार दर्द बना रहेगा। और जिस समय सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स के दौरान रहते हैं तब भी आपका दर्द महसूस होता है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, स्टरलिटी में, गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पीरियड के पहले या बाद में ब्राउनिश स्पॉटिंग दिखाई देगी। ये इसके सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस को पहचानने के लिए। जब पेशेंट आता है उसको आप क्लियर के सारे सिम्टम्स पूछ सकते हैं कि इस तरह का होता है। कारण क्या होगा? रीजन है हार्मोन्स का असंतुलन। हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तब आपकी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। जेनेटिक कारण भी हो सकता है, यदि मैटरनल कैरेक्टर में आता है, अगर मदर में ऐसा हुआ है, बहनों में अगर ऐसा है, सिस्टर्स में है, तो जेनेटिक कैरेक्टर आपका आता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। अपनी इम्यूनिटी, जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वीक होती है। पीरियड के समय जो ब्लीडिंग होती है वो रिवर्स, उल्टी दिशा में जाने लगता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने लगता है वापस। कॉम्प्लिकेशंस, ओवरी के अंदर आपको चॉकलेट सिस्ट आपको दिखाई देती हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी तो यही समस्या आएगी कि आपका जो ब्लड बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं जाता है, इम्प्योर ब्लड भी आपका बॉडी में रुक जाता है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं पहचानने के लिए, समझने के लिए। अगर हम टेस्ट की बात करें, यहाँ पर अगर पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है वहां पर, या आपको करवानी है, तो सबसे पहले तो हमें उसका टेम्परामेंटल पल्स डायग्नोस करना चाहिए। उसमें हम उसको समझ सकते हैं कि पेशेंट किस दिशा में जा रहा है। डेप्थ भी पल्स डायग्नोस के दौरान आप केवल फर्स्ट 3 पॉइंट को नहीं यहाँ पर देखेंगे, डेप्थ में भी जाकर आप देखेंगे कि इंटरनली आपका डेप्थ में, पल्स में आपका कौन सा पॉइंट वहां पर इफेक्ट कर रहा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पल्स डायग्नोस के अंदर आपका आपका जो सेकंड फिंगर आपकी जो लिम्फेटिक डोमिनेंसी को दिखाती है, उसकी फर्स्ट मिनिस्कस में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के को जब आप डेप्थ में देखेंगे तो 5th नंबर पर आपका जेनाइटल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। उसकी डेप्थ को जब आप चेक करते हैं वहां पर, तब आपको पता लगता है कि हाँ, इसको ये प्रॉब्लम
हो सकती है। तो इसके साथ साथ एक आप अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है, आपकी जो आपने देखा वो कॉरिलेशन हो जाती है, पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको सही से पता लग जाता है। और ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन है तो एमआरआई भी कराई जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपना पल्स डायग्नोज को, जो भी प्रैक्टिशनर हमारे हैं, अगर पल्स डायग्नोज नहीं करते हैं तो पल्स डायग्नोज क्या करें, उससे आप अपने पेशेंट का भी खर्च बचा जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम मेडिसिन, तो हमारी कॉमन मेडिसिन S2C2, ये कॉमन मेडिसिन है, ये रहेंगी। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट में आयरन की कमी आ रही है, हीमोग्लोबिन कम चल रहा है, तो उसके लिए अपना आपका जो सिरप हमारा आता है, केपिटोन या मेगाटोन, दोनों में से कोई सा भी आप दे सकते हैं वहां पर एनेमिक कंडीशन में। और उसका बीपी लो भी हो सकता है आपके पेशेंट का। तो ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद तब आप अपना डायग्नोज करके उसको पूरा ट्रीटमेंट दें। कॉमनली मेडिसिन जो हम ट्रीटमेंट देते हैं S2BE प्लस C2GE, बिफोर मील आफ्टर मील, और आपका सिरप मेगाटोन SR। और आप साथ में देंगे, अगर उसकी कंडीशन ज्यादा ही वीक है तो उसको आप अपना यहाँ पर, या अगर लिकोरिक कंडीशन भी साथ में दिख रही है ऐसे पेशेंट की, विदाउट पीरियड, क्योंकि हो सकता है कि इस कंडीशन में इस जो एंडोमेट्रियोसिस है, जो ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स हो गई है, तो कई बार ब्लीडिंग वहां पर आपको मंथ में 2-2 बार भी दिखाई देती है। तो उसके लिए आप अपना गाइनी प्लस या गाइनोविट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। ये टॉपिक यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। मैम एक बार ना प्लीज आप उसको इन जनरल में रिपीट कीजिएगा, जैसे कि आपने जो कॉम्प्लिकेशंस बताई और आपने सिम्टम्स बताए, उस सारों को थोड़ा सा एक इन जनरल में ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन रिपीट कीजिए बस। हाँ ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस ये एक गायनी डिजीज है, जो आपका इनर लेयर एंडोमेट्रियम कहलाती है, यूट्रस वाल है, उसमें ओवर ग्रोथ सेल्स का, जो उसकी खुद की सेल जैसी होती हैं वैसी ही उसके साथ में अनियंत्रित, अनकंट्रोल ओवर ग्रोथ सेल्स की होती है। एक वहां पे आपका सिस्ट जैसे, पीस जैसे जो आपको ओवर ग्रोथ सेल्स की दिखाई देगी, तो वो वहां पर आपका यूट्रस के बाहर होती है, जो आपका बढ़ते बढ़ते ओवरी और फैलोपियन ट्यूब की तरफ चले जाते हैं। सिम्टम्स में लोअर एब्डोमेन में आपको पेट में दर्द दिखाई देगा, कमर में भी दर्द हो सकता है। पीरियड साइकिल पूरे टाइम, मान लो 5 दिन 7 दिन जो रहता है, उसके उस समय पूरे फुल टाइम आपको पेन रह सकता है। यदि इंटरकोर्स के दौरान है, जो पेशेंट है अगर उसको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है और वो इंटरकोर्स कर रहा है, तो उस समय भी उसको पेन महसूस होगा, दर्द होगा। और फर्टिलिटी भी आपकी नहीं हो पाती है, जिससे कि गर्भधारण करने में पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इनफर्टिलिटी भी एक कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है। पीरियड से पहले या पीरियड के बाद बीच बीच में कभी भी स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, जो कि ब्राउनिश रेडिश पिंकिश हो सकती है। इसका जो मेन कॉज आएगा, कारण है हार्मोन्स डिस्टर्ब होना, हार्मोन्स का असंतुलन, जेनेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं, वीकनेस, इम्यूनिटी उसकी वीक रहती है। जटिलताएं, अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो रिस्क फैक्टर में आपका यहाँ पर जनरली पेशेंट को कई बार ओवरी के अंदर चॉकलेट ब्राउनिश सिस्ट उसको दिखाई देगी, फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है। टेस्टिंग में हमें अल्ट्रासाउंड लेना है पेशेंट का, एक बार को आप सीबीसी आप करवा सकते हैं, और आपका डायग्नोज करने के लिए उसका टेम्परामेंट स्टडी करें और पल्स डायग्नोज भी करें। ट्रीटमेंट में S2BE, C2GE, टैबलेट हमने R13, R21 या ड्रॉप भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। सिरप में हमने गाइनोविट और मेगाटोन SR रखा था, ये उसको देना है। 25 नंबर हमारा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, उस पर आपने, क्योंकि ब्लीडिंग होती है अगर कंटिन्यू हो रही है उस समय, तो उस समय पे हमने BE से वहां पर कंप्रेस करना है, लगाना है। और यदि ब्लीडिंग नहीं है, पेन है, तो RE अल्टरनेट YE भी हम कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन कोई?
मैडम नमस्ते। नमस्कार जी। मैडम मैं एक महिला का वो उम्र हुआ वो 45 का, वो आज मेरे पास आए थे। वो बोला मेरे वो भेजिना का ऊपर स्तर है कि सिस्ट के तरफ तो वो मालूम पड़ा और इचिंग होता है। वो क्या सिम्टम है? ईचिंग होती है हाँ इचिंग होती है। यूरिनरी पार्ट में। यूरिनरी पार्ट ऊपर भाग में है। हाँ, हो सकता है कि उनको वहां पे भाई डिस्चार्ज की समस्या आ रही हो, या तो आप हमें उसका पूरा रिपोर्ट भेजें। ईचिंग कई कारणों से हो सकती है। वो पेशाब देखता गए है, हों। लगता है वो उसका एक सिस्ट तरफ उभरता है। हेलो। मैम उसके हाँ अंदर ये मैडम। हाँ सिस्ट भी उनको महसूस हो रहा है कि सिस्ट है अपर। हाँ कई कारणों से हो सकता है सर, या तो ऐसे स्थान पे वो प्लेस में पेशाब गए हों जहां पे वहां पे ऑलरेडी, या तो कोई उनको यूटीआई इन्फेक्शन पहले से ही हुई हो। यदि इन्फेक्शन नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे वो गए हों जहां पे उनसे पहले कोई हाईली जो है जिसको इन्फेक्शन हो वहां वो गया हुआ हो, और वहां पे क्लीनिंग सही से ना हुई हो, पब्लिक टॉयलेट में अगर वो गए हैं तो। बाकी उनको सेल्फ में अगर ईचिंग होती रहती है, यूटीआई इन्फेक्शन बना हुआ है, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। मैडम, मुझे सिस्ट ये लगता है, वो सिस्ट का क्या मतलब है? ऊपरी भाग में है वो भेजिना का ऊपरी भाग में। सर वो जो हाँ सर, आपका एक बार जो आउटलुक रिपोर्ट आपके पास आई है ना, वो रिपोर्ट भेजेगा सर। जब तक रिपोर्ट की स्टडी हम नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे नहीं बता पाएंगे कि उनका रीजन क्या है। डायबिटीज, अगर उनको डायबिटीज है तो डायबिटीज के कारण भी उनको ऐसा हो सकता है। अब हम कई कारण ऐसे बताएंगे, लेकिन उनका कॉज समझने के लिए उनकी रिपोर्ट चाहिए। तो आप उनकी रिपोर्ट हमारे ग्रुप में जो नंबर सनम जी ने दिया हुआ है उसमें आप ठीक है। भेजें तो हमें पता लग सकता है। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके। जी। मैडम, और डाइल्यूशन कौन सा देना है? हाँ, D6 रखेंगे मैम पहले। ओके, D6 में। D5 या D6 से शुरू कीजिएगा इसमें। ओके। और पेशेंट को कितने दिन तक रिजल्ट आएगा? क्योंकि मैंने देख चुकी हूँ ऑलरेडी एक पेशेंट को, एंडोमेट्रोसिस है उसे, तो उसे हाँ, अभी टाइम तक। लगता है। पेशेंट की कंडीशन क्या है उस समय हमें पता होना चाहिए। टाइम लग जाता है इसको क्योर होने में। मिनिमम ऐसे क्रॉनिक क्रॉनिक मेंस्ट्रुअल केस अगर है प्रॉब्लम है तो उसे। कम से कम 6 महीने आप मान के चलिएगा। 6 मंथ का हमें रेगुलर उनको ट्रीटमेंट लेना है। ओके। और उसके बीच बीच में अगर कोई और क्रिटिकल कंडीशन होती है तो समय समय पे आप उनका, अगर आवश्यक है तो उनका 3rd 4th मंथ में आप अल्ट्रासाउंड करा के भी आप चेक कर सकते हैं। कई केसेस में 9 9 महीने का टाइम भी लग जाता है। वो उनकी लेकिन बॉडी एक्सेप्टेशन पर। सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है। हाँ, कंटिन्यू रखेंगे ये आपका, लेकिन अगर बीच में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है जो वो आपको शेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम आपका चैप्टर कंक्लूड आपका लेक्चर हाँ, कंक्लूड करने से चैप्टर पहले मेरा कंक्लूड हो चुका है, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं अभी हूँ मैं यहाँ पर। आपको उसी के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरा। एक आप थोड़ा सा, जैसे अभी आपने नहीं बताया कि लास्ट में बेसिक आपने ने फॉर्मूला शेयर किया S2BE C2GE, राइट? अब हाँ जी। आपको इसमें जब चेंज करवाना है, अगर फॉर्म मान लीजिए कुछ ये समय का इसमें लगभग चेंज उसकी करवाना कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपको, अगर वो कोई क्रिटिकल कंडीशन बता रहा है बीच में, तो उसके अनुसार मेडिसिन ऐड करेंगे, लेकिन हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं करना होता हमें। है, मैं वो उसी में बेसिक रहेगा फॉर्मूला वो D6। चेंज अगर D6 से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम D4 में जा सकते हैं। वो जी लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता ही है उसमें चेंजिंग करने में। जी। और अगर मान लीजिए इसी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला में कुछ चीज अगर ऐड करनी है। नहीं, अगर हमें सेम रिजल्ट प्रॉपर सही मिल रहा है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी अगर तो नहीं सेम मिल जो रहा हम फॉर्मूला दे रहे हैं उसी फॉर्मूले से हमारा आगे कंटिन्यू बना रहेगा। है जी, और अगर नहीं मिल रहा है और उसमें कुछ ऐड करना है हमें, तो हमें क्या सिस्टमिक रेमेडी और अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कंडीशन, मान लीजिए अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको जो है हमें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती ही है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन सिलास बर्टू ऐड कर सकते हैं, या हमारा इलेक्ट्रो बी क्लियर R33 आता है तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें रिपोर्ट शेयर करेंगे तो हम उसमें फिर उस तरीके से ऐड कराएंगे कि यहाँ पर ये मेडिसिन ऐड कर दीजिए। जी ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो। ओके। जी बोलिएगा। हेलो। हाँ, जी सुन रहे हैं, बोलिए। बोल रहे हैं कभी कभी मैडम ब्लीडिंग कंडीशन में
गैनोविट या गैने प्लस देने के बाद और ब्लीडिंग बढ़ जाता है, तो उससे उसमें बचा। क्या करेंगे सर, जब हैवी ब्लीडिंग चल रही होती है उस समय रोक देंगे, बाकी जो फॉर्मूला है वो कंटिन्यू करेंगे। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में हमारे लगभग मैंने लगभग सभी में रिपीट किया है, अगर हैवी ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है तो उस समय पे हमने जो हमारी जिन फॉर्मूले आरी आती है, जैसे गाइनोबिट या गाइनी प्लस में है, तो उसको हम रोक देंगे, बाकी जो फॉर्मूला है वो हम कंटिन्यू रखते हैं। या पूरा ही ट्रीटमेंट आपने रोकना है और उसमें केवल शुरू में ब्लीडिंग बंद करने के लिए A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को मैंने बताया था कि इसको आप देंगे और ब्लीडिंग बंद हो जाए तो बाकी फॉर्मुलेशन आप फिर कंटिन्यू ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को रैपिड डोज में D6 में देना होता है। तो जब आपका वो 24 घंटे 36 घंटे में मैक्सिमम क्लोज हो जाता है, उसके बाद में आपने बाकी जो सब फॉर्मुलेशन है आपका बिफोर मील आफ्टर मील सब कुछ वो आपने तब कंटिन्यू कर सकते हैं। या तो सिर्फ आरी वाला बंद कर देने के बाद हो जाएगा? नहीं तो आपने उसमें जो है आपने सिरप बंद कर दिया, सिरप रोक दीजिए। अगर आपने मैंने जैसे S2BE बताई, आपने BE की जगह आरी दे रखी है तो उसको भी आपने रोकना पड़ेगा। तो ओके। सारी फॉर्मुलेशन एक तरफ और A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ। पहले ब्लीडिंग बंद कर दीजिए, ब्लीडिंग बंद हो जाएंगी तो दूसरे तीसरे दिन से आपने फॉर्मुलेशन शुरू कर दीजिएगा। जी सर, जी मैडम। कंप्लीट ट्रीटमेंट चला जाएगा उसको, जिससे कि ये दिक्कत बार बार नहीं होगी। बीच बीच में कभी कभी दिखाई देती है तो पेशेंट को आप इस तरह से फॉर्मुलेशन बना के दे सकते हैं कि साथ के साथ अपना ये हमने दे रखा है, जब आपको हैवी ब्लीडिंग आ रही है, मंथ में 2 बार आ रही है, उसको उस समय पे ले लें और जब वो बंद हो जाए तो अपना बाकी फॉर्मुलेशन कंटिन्यू कर दें। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। एक 16-17 साल की लड़की है मैम, जी उसको पीरियड चालू नहीं हुआ है, क्या करना पड़ेगा उसको? सर मे बी पॉसिबल कि वो आपका आज तक आए ही नहीं है। नहीं आई नहीं थी, आज फर्स्ट बार आई थे, हम बोले कि ठीक है हम बाद में बताएंगे इसको। नहीं कंजेनाइटल है ये आपका, अगर जन्म उसके 12 से 16 साल की उम्र में एक बार भी नहीं आए हैं। नहीं कभी नहीं, अभी तो 17 साल से कभी भी नहीं। ओके, ये कंजेनाइटल डिजीज के अंतर्गत आएगा। हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज एमेनोरोया हो उसको, इसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड मंगवा लीजिए उस पेशेंट का पहले। हेलो मैम। की कोई जांच हुई मैम? जी मैम ये जो आपने A1C1B जो बताया मैम, जी ये D6 में बनाना है, D5 में ब्लीडिंग रोकने के लिए जो सर बताया? D6 बोला है मैंने कि ठीक है। D6 में आप इसे बनाकर डाइल्यूशन देंगे, फिर उसको पानी में डालकर बताइए, 1 गिलास या आधा लीटर पानी में 15 बूंद डलवाइएगा और उसको फिर कंटिन्यू उसको 1-1 चम्मच पिलवाइएगा हर 10 मिनट में, तो उसकी ब्लीडिंग क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो उसकी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन दीजिएगा तो कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट भी आपका क्योरेबल होगा। ऐसे डिजीज में टाइम लगता है, 6 मंथ भी लग सकते हैं आपको, अगर बार बार अगर इस तरह की कंडीशन है। जी मैम। और मेरे अपना एक सजेशन है कि जो क्रॉनिक डिजीज में आते हैं ना, जैसे एमेनोरोया है, कंजेनाइटल डिजीज है, टाइम लगता है सर, क्योंकि ऑर्गन का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, पीरियड आया ही नहीं तो उसको डेवलपमेंट करने में, उसका जो ऑर्गन है उनको उस तक वहां तक ले जाने में उसमें हमें टाइम लगता है। तो जहां हमारा 12 साल में पीरियड आना था, 12 साल में जी नहीं मैम। आया, उसके बाद जो पीरियड टाइम होता है उसमें भी नहीं आता है, तो इसमें हमें एक अल्ट्रासाउंड प्रिकॉशनरी पहले लीजिए, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, उसमें जो भी आता है उसके अनुसार आप अपने पेशेंट को जो है सजेशन दे सकते हैं कि इतना टाइम लगता है या इस टाइम तक आपका ऐसा होगा, तो इस तरह से करके हो सकता है, तब आप अपना ट्रीटमेंट दें उसको। ठीक है, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सबके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके मैम, थैंक यू फॉर योर लवली लेक्चर। और अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कंटिन्यू इस सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं अभी। और नेक्स्ट अगर आपको मान लीजिए
जो आपके नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे उसमें आप हमें और भी अच्छे से और भी ज्यादा चीजें कोशिश बताएंगे। कोशिश यही रहती है अगर कि हर बार नई डिजीज के ऊपर लिया जाए। हाँ, इस बार भी मैं जी कोशिश करूंगा कि एक और आपका नई डिजीज है, जैसे अभी हमने डिस्कस किए हैं डिसमेनोरिया, एमेनोरिया और क्रिप्टोमेनोरिया, इसी का एक और रूप है ओलिगोमेनोरिया। तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट अगर कल का सेशन रहता है तो कल मैं उसको लूं, जिससे कि ओलिगोमेनोरिया होता कहाँ है, डिसमेनोरिया और एमेनोरिया की तरह ही है या कुछ डिफरेंस है। तो इन सब के डिफरेंस को, चारों डिजीज को कल कंबाइन करके बताएंगे। ठीक है जी। जी मैम। हाँ, तो सो चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। ओके, और इसी के साथ हैव हम ए गुड अपने डे। आज के जी थैंक यू। इसी के साथ हम अपने लेक्चर के आज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ को जाएंगे। जो हमारा लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है, अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने उसको डिस्कस किया था, पर मैं आज उसे ही रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था। वीडियो के अंदर मैं भी ऊपर चेक करके आया हूँ सिस्टम में, तो वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। वीडियो के अंदर अगर मान लीजिए किसी को अभी थोड़ा सा सिग्नल का इशू आ रहा है, तो वीडियो के अंदर वो सारी चीजें नहीं आ रही है। वीडियो के अंदर सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। तो उसमें अगर वो उनका जो पार्ट मिस हो रहा है, वो उसके अंदर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा डायग्नोसिस पे रहेगा। अभी मैम ने भी एक आपको डायग्नोसिस के रिगार्डिंग बात बताई कि कैसे आपको डायग्नोसिस को ध्यान में रखना है और कैसे आप पल्स डायग्नोसिस कर सकते हैं। पल्स डायग्नोसिस के थोड़े बेनिफिट बताए कि पल्स डायग्नोसिस अगर आप करते हैं तो उससे पेशेंट को भी उसमें सहायता मिलती है, उसका भी कम खर्चा होगा और आपका भी एक अपना एक नेम बनता है डॉक्टर पेशेंट के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर, कि जो वो डॉक्टर हैं वो मात्र पल्स देख के आपकी बीमारी तक जा सकते हैं। पर पल्स आपको किस प्रिंसिपल पे देखनी है, किस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पे देखनी है, क्या आपके उसके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमारे टेम्परामेंट डायग्नोसिस है। तो आज हम टेम्परामेंट डायग्नोसिस को स्टार्ट करेंगे। टेम्परामेंट डायग्नोसिस में हम बेसिक चीजों को स्टडी करेंगे। मैं आज आपसे पहले टेम्परामेंट क्या होता है उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सेकंड, कितने प्रकार के टेम्परामेंट होते हैं उसकी शेयर की जाएगी। और लास्ट में आज हम डायग्नोसिस के पार्ट पे नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे कि वो टेम्परामेंट आपको शो क्या करता है, क्या चीज बताता है, उस टेम्परामेंट का कंक्लूजन क्या है, उसके ऊपर हम जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर का जो पार्ट है उसको शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या है? एवरी पर्सन हैज हिज ओन पर्सनैलिटी, एवरी पर्सनैलिटी has its own nature, temperament or constitution which differentiate him from other people। देखिए, हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। और वो व्यक्तित्व कहाँ से आता है? वो उसके स्वभाव से आता है। और जो उसका स्वभाव होता है वो उसके अंग व तंत्रों पे भी प्रभाव करता है। और इस तरह से हर इंसान अपने आप में अनोखा प्रवृत्ति का इंसान बन जाता है। उसकी प्रवृत्ति, अगर आप दो इंसान को एक साथ देखेंगे, हो सकता है कि 80% उनके अंदर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिले, पर 20% ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी जो हर पर्सन के अंदर अपनी तरह की कुछ अनोखी बातें होती हैं। तो जो टेम्परामेंट होता है उसका काम होता है आपको ये इंफॉर्मेशन देना कि इस पर्सन का स्वभाव क्या है, आम स्वभाव क्या है, इस और उस आम स्वभाव की वजह से जो इसके अंग व तंत्र है वो किस स्वभाव पे चलते हैं, कौन सा इसका स्वभाव जो है वो इसकी बॉडी को, इसके शरीर को प्रभावित करता है, वो आपका टेम्परामेंट की तरफ को जाता है। अब जब हम टेम्परामेंट पे जा रहे हैं तो इसमें आपके दो हम चीजों को फोकस करके इस पे टेम्परामेंट को डिसाइड करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी अंग व तंत्र हैं वो स्टेबल, मतलब स्थिर रहते हैं। सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जो पूरे शरीर में घूमती हैं। एक है आपका रक्त, ब्लड, और दूसरा है आपका रस, लिम्फ। तो इसलिए टेम्परामेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट होता है और एक आपका सेंगुइन टेम्परामेंट होता है। लिम्फेटिक मीन के रस प्रभावित टेम्परामेंट और सेंगुइन मीन्स के रक्त प्रभावित टेम्परामेंट। जो लिम्फेटिक पर्सन होता है, ऐसे पर्सन के अंदर आपको एंडोक्राइन
यानी कि जो रस स्राव ग्रंथियां होती हैं उनका आपको एंडोक्राइन की डिजीज देखने को मिलेंगी। सेकंड, आपको उसके अंदर पेट की रिगार्डिंग डिजीज देखने को मिल सकती है, और उसके अलावा आपको ऐसी डिजीज देखने को मिल सकती है जिसमें रस का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। रसों हमारे शरीर में किस तरह के रस होते हैं, क्या रस होते हैं, वो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स के अंदर भी बताया जा रहा है, तो उसमें वो आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे। पर अभी आपको किस चीज का ध्यान रखना है, रस और रक्त। जो रस होता है वो किससे हमारे शरीर में जाता है, वो जाता है रक्त के थ्रू, वो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ट्रेवल करता है। तो वहीं पे जो आपका सेकंड नेचर ऑफ पर्सन है वो होती है सेंगवाइन, जो कि रक्त प्रभावित पर्सन होते हैं। अगर इसके अंदर आप देखें तो आपके जो आर्टरीज होगी, जो आपकी नसें होगी, आपका दिल हो गया, लिवर हो गया, बोन एंड बोन मैरो हो गया, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर सिस्टम हो गया, इस तरह के जो ऑर्गन अंग व तंत्र होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, और यही अंग व तंत्र उसमें प्रभावित रहते हैं। और इस ज्ञान से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो पर्सन लिम्फेटिक होगा या जो पर्सन सेंगवाइन होगा, उसके अंदर जो बीमारी होगी, अगर लिम्फेटिक पर्सन है तो उसके अंदर लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स हैं या लिम्फेटिक जो ऑर्गन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बीमारी ज्यादा पाई जाएगी। और जो पर्सन सेंगवाइन है उसके अंदर आपको जो ब्लड के रिगार्डिंग ऑर्गन्स हैं या ब्लड के रिगार्डिंग ऑर्गन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग आपको बीमारियां ज्यादा पाई जाएंगी। पर अब इसी इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊंगा, अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, भारतवर्ष से बाहर की दुनिया की, तो वहां पे आपको 80% जो पर्सन मिलेगा, इंसान मिलेगा, वो आपको या प्योर सेंगवाइन मिलेगा या प्योर लिम्फेटिक मिलेगा, और 20% उनमें ऐसे होंगे जो मिक्स टेम्परामेंट के होंगे। मिक्स टेम्परामेंट का मतलब कि उसमें सेंगवाइन की भी कुछ प्रवृत्ति होगी और लिम्फेटिक की भी कुछ प्रवृत्ति होगी। पर मिक्स टेम्परामेंट के अंदर भी दो प्रकार होते हैं, एक आपका लिम्फेटिक डोमिनेंट टेम्परामेंट होता है, एक सेंगवाइन डोमिनेंट टेम्परामेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक जो लिम्फेटिक डोमिनेंट पर्सन है, अगर उसको अगर 10 बातों पे देखा जाए तो 10 में से उसकी हो सकता है 4 बातें सेंगवाइन वाली हो और 6 बातें लिम्फेटिक वाली हो, और वहीं पे उस समय ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से उसकी 9 बातें लिम्फेटिक वाली हो और एक बात सेंगवाइन वाली हो, इसलिए वो लिम्फेटिक डोमिनेंट होता है। और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो सेंगवाइन डोमिनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 जो आपके टेम्परामेंट होते हैं वो बताए गए, जिसमें आपका रस, लिम्फेटिक, सेंगवाइन एंड मिक्स टेम्परामेंट। मिक्स के अंदर आपको जब सब कैटेगरी करेंगे तो आप एक लिम्फेटिक डोमिनेंट टेम्परामेंट होगा, एक सेंगवाइन डोमिनेंट टेम्परामेंट होगा। अब इस जो मैंने आपको बात बताई है अभी तक, इसके अंदर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से क्वेश्चन करें। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो आप एक बात तो, जो मैंने अभी आपको बताया उतना आपने अंडरस्टैंड किया, क्या वो बात आपको समझ में आई कि हम आपसे क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं? यस सर। ओके, एनी अदर? चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट। और जो ये डायग्नोसिस है, जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है, ये स्वयं मैटी जी ने ही इस विद्या को प्रमोट किया उस समय, और उसको उन्होंने एज जो मॉडर्न सिस्टम के, उनके अकॉर्डिंग मॉडर्न सिस्टम के जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसको उन्होंने अल्टरनेटिव करने के लिए इस चीज का यूज किया। उनका मकसद ये था कि ताकि पेशेंट का भी कम से कम खर्चा हो और रिजल्ट भी सब वीडियो को ज्यादा। रिकॉर्डिंग देखो। जी सर। अच्छा कीजिए ना 5 मिनट, कोई नहीं। जी, तो ये था हमारा टेम्परामेंट का जो फर्स्ट पार्ट। कल हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आपको कैसे पहचानना है कि वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पर्सन है, और सेंगवाइन टेम्परामेंट में आपको कैसे पहचानना है वो सेंगवाइन पर्सन है। इसके रिगार्डिंग भी हम कल डिस्कस करेंगे। पर आज का जो कंक्लूजन करेंगे
उसमें मैं अब आपको बताऊंगा आखिर में हमारे शरीर में अगर लिम्फेटिक पर्सन है या सेंगुइन पर्सन है तो उसमें किस किस तरह की बीमारियां या किस ऑर्गन सिस्टम में उसको आपको बीमारी देखने को मिलेगी। तो हम उसमें बेसिकली हम ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और वही ऑर्गन सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको बीमारी देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट जो पार्ट है लेक्चर में, तो मुंगेर तरफ जो रास्ता, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी हमारी बुक के अंदर भी है, गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक के अंदर भी है। तो आपको वहां से भी देखने को मिल सकती है, कोई ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है आप वीडियो में भी सुनिए, उसको किताब में पढ़िए, तो उससे आपको एक ज्यादा अच्छी तरह से उसका प्रभाव मिलेगा। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं। आखिर में हमारे शरीर में 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ऑर्गन के सिस्टम्स होते हैं। एक ऑर्गन, एक किसी चीज को बनाने वाला अंग व तंत्र होता है, दूसरा उसको इस्तेमाल करने वाले अंग व तंत्र होते हैं, और तीसरा उसको साफ करने वाले अंग व तंत्र होते हैं। जो बनाने वाला अंग व तंत्र है क्रिएशन। अब लिम्फेटिक के अंदर आपके कौन कौन से अंग व तंत्र आते हैं, पहले मैं बनाने वाले अंग व तंत्र को बताता हूं। जो लिम्फ को पैदा करते हैं वो है आपका थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लिवर एंड रीनल। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि रस को बनाने वाले लिम्फ को कौन कौन सी चीजें क्रिएट करती हैं, कहां कहां पे लिम्फ बनता है। उसमें अलग अलग तरह के रस होते हैं, पर उसको इन जनरल में आप बोलेंगे लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। तो उसमें आपका थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, पैनक्रियाज, स्प्लीन, रीनल एंड लिवर। रीनल का मतलब आपका जो किडनी के रिगार्डिंग। तो उसमें आपके लिम्फ प्रोडक्शन के ये ऑर्गन सिस्टम है। अब सेकंड आपका उसको इस्तेमाल कौन कौन से अंग व तंत्र करते हैं। तो लिम्फ को इस्तेमाल करने वाले 2 ही मेन अंग व तंत्र हैं। एक है आपका GIT, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वो, और सेकंड है आपका किडनी, जो कि आपको लिम्फ को आगे इस्तेमाल करने का भी काम करते हैं। अब लास्ट है लिम्फ को साफ कौन करता है, प्यूरिफाई कौन करता है। तो उसमें है आपका फर्स्ट है आपकी स्किन, सेकंड है आपका सलेवरी ग्लैंड, थर्ड है आपका लैक्रिमल ग्लैंड, और फोर्थ है आपका किडनी। कौन कौन से आया इसमें, एक आपके स्किन आया, एक सलेवरी ग्लैंड आया, एक लैक्रिमल ग्लैंड आया, और उसके बाद किडनी आया। तो ये 3 तरह के आपके ऑर्गन सिस्टम थे जो लिम्फ को बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। अब जब आपने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी या सुनी, जब आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, आप इसको रीस्टडी करेंगे, तो आप इसमें पाएंगे कि कुछ ऑर्गन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन है जो लिम्फेटिक के अंदर भी रिपीट होंगे और सेंगुइन के अंदर भी रिपीट होंगे। पर जब हमारा इसी चीज को क्लियर करता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो आपका चैप्टर आएगा उसके अंदर जब ऑर्गन की फंक्शनिंग बताई जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि अगर किडनी KUB सिस्टम है तो उसके अंदर कौन सा सिस्टम जो है या कौन सा पार्ट ऑफ ऑर्गन जो है वो आपका लिम्फ को बना रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ ऑर्गन है जो उसको साफ कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ ऑर्गन है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस समय मालूम पड़ जाएगी। अब इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड टेम्परामेंट है, वो है हमारा सेंगुइन टेम्परामेंट। अब सेंगुइन टेम्परामेंट जो होता है सेम उसी तरह 3 चीजें आएंगी उसमें, एक रक्त को बनाने वाले अंग व तंत्र, एक रक्त को इस्तेमाल करने वाले अंग व तंत्र, और एक रक्त को साफ करने वाले अंग व तंत्र। तो अब इसमें आपका रक्त को बनाने वाले अंग व तंत्र कौन से होते हैं, 2 अंग व तंत्र होते हैं, एक होता है लिवर और एक होता है बोन मैरो। इसका जो रेशो होता है वो पैदा होने से मरने तक चेंज होता है। तो वो क्या चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास में बताया जाएगा। सेकंड है हमारा रक्त को प्रोसेस या यूज करने वाले अंग व तंत्र। तो उसमें आपका कौन कौन से हैं, एक है आपका हार्ट, दिल, दूसरा है आपका आर्टरीज, जो कि आपके नसें हो जाती, धमनियां जिनको बोलते हैं आर्टरीज, देन वेन्स, देन ब्लड वेसल, देन नर्व्स, ब्रेन
एंड नर्वस सिस्टम। आपका दिल, धमनियां, शिराएं, रक्त वाहिनियां, नसें, मस्तिष्क, जो आपका मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम के, और आपका दिमाग, ये आपके अंग व अंग तंत्र हैं जो खून को इस्तेमाल करते हैं, या जो खून का इस्तेमाल करते हैं और खून को प्रोसेस करके अपना काम करते हैं। तो ये है वो अंग व तंत्र। और लास्ट में है आपका खून को साफ करने वाले अंग व तंत्र। तो उसमें है आपके दो साफ करने वाले अंग व तंत्र होते हैं, एक आपके फेफड़े, लंग्स, और दूसरा आपका किडनी, गुर्दे। तो ये था हमारा, जो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा। आज शाम को आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह के इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे रही है। जब आपको इसको पढ़ना है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है दिमाग में कि जब आपको मालूम पड़ेगा कि पर्सन जो है लिम्फेटिक है, तो उसके अंदर आपको किस अंग व तंत्र के रिगार्डिंग देखना है जो आपको बताए गए हैं। और जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये पर्सन सेंग्वाइन है या सेंग्वाइन डोमिनेंट है, तो उसमें आपको किस अंग व तंत्र के रिगार्डिंग देखना है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से अंग व तंत्र है ये, है ना। तो ये आपको जो आज इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये बेसिक आपका इंफॉर्मेशन है जिसको आप प्रोसेस करके पेशेंट का डायग्नोज बनाएंगे। कल हम इस पे आगे जाएंगे और आपको बताएंगे कि इसको प्रोसेस करने के लिए आपको किस टूल का यूज करना है, टेम्परामेंट को कैसे आपको डिसाइड करना है, कैसे स्टडी करना है, टेम्परामेंट आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, और उससे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आपका, इसमें भी कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि अंग जो बनाने वाला अंग व तंत्र है वो खराब हो रहा है, इस्तेमाल करने वाला तंत्र है वो खराब हो रहा है, या फिर जो उसको साफ करने वाला अंग व तंत्र है वो खराब हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको उसमें इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगी। तो इसी के साथ मेरे जो ये पार्ट ऑफ लेक्चर है इसका यहाँ पे एंड होगा। और अगर किसी का इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग जो आपको टेम्परामेंट बताया गया है? अच्छा, आप में से ऐसे कितने पर्सन हैं जिनके लिए टेम्परामेंट डायग्नोसिस एक नया सब्जेक्ट है? न्यू पर्सन है उसके लिए थोड़ा सा वो अपना हाथ रेज करे या अपना माइक ऑन करके बताए। ये जी सर, मेरे लिए भी ओके, है। एक डॉक्टर ललित पारवा करके हैं, और इसके अलावा और दूसरे कौन से पर्सन थे जिन्होंने बोला? जी मैंने कहा था। जिसने लता जी, ओके। और ऐसे कितने पर्सन है जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस से एक अच्छा डायग्नोज बना सकते हैं? आप में से ऐसे कितने पर्सन है जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस को एज्यूम करके, टेम्परामेंट डायग्नोसिस को कंक्लूड करके सामने वाले पेशेंट को बता सकते हैं कि उसके अंदर इस तरह की बीमारी देखने को मिल सकती है? जी मैं जी। और अदर कोई पर्सन? तो उसका मतलब ये हुआ कि काफी पर्सन जो हैं वो टेम्परामेंट डायग्नोसिस को जानते तो हैं, पर अभी तक उसको इस्तेमाल करने का तरीका या उसके क्या बेनिफिट है वो नहीं, वो अभी तक जान पाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ को जाने से पहले मैं आज आपको एक ऐसी बात, एक इस तरह का एक कुछ बात बता के जाऊंगा कि मुझे उम्मीद है और यकीन है कि उससे आपका एक जिज्ञासा बनेगी कि क्या सच में टेम्परामेंट डायग्नोसिस से आप इस तरह से पेशेंट को चेक कर सकते हैं, और वो आपको किस तरह से आगे पेशेंट को इम्प्रेस करने के लिए आप उसको इम्प्रेस बोलिए, और अपनी भाषा में अपनी तरफ को करना, तो आप किस तरह से उसको कंक्लूड करने के लिए आप उसको टेम्परामेंट डायग्नोसिस को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक पर्सन आया, जब वो आपके पास आया, आपने जब वो पर्सन आपके पास आया तो आपने चेक किया उसका टेम्परामेंट, तो आपको मालूम पड़ा कि ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पर्सन है। अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसमें रस को इस्तेमाल करने वाले, रस को बनाने वाले या रस को साफ करने वाले अंग व तंत्र का
जो बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। तो उस समय आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका क्या पेट साफ रहता है, क्या आपको भूख सही से लगती है, क्या आपको थकान तो जल्दी नहीं हो जाती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप उस पर्सन से जब पूछते हैं, तो वो पर्सन आपको बताएगा कि वो उसमें जो भी उसको दिक्कत है, उन चीज़ों में से कोई भी दिक्कत है, वो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। एक पॉइंट आ गया आपका ये। अब मान लीजिए वो पर्सन आपके पास आया और उसमें वो काफ़ी समय से इलाज करवा रहा है, या उसने इलाज नहीं भी करवाया है, तो आप उस समय आप उसको एक चीज़ बोल सकते हैं, अच्छा आप जाइए अपना ये आप अपना ये लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी ये करवा के आइए। या फिर आप उसको बोल सकते हैं आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। पर जब वो उसको आपने ये बात बोली है, तो उसके साथ आप उसको एक बात और बोल सकते हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि आपका किडनी फंक्शन टेस्ट या आपका, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें किडनी या पैनक्रियाज पे आपको किडनी या स्प्लीन पे आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, पर हो सकता है कि लीवर और पैनक्रियाज पे आपको कुछ देखने को मिल जाए। और जब वो पर्सन उस चीज को रिपोर्ट को करवाएगा और वो पाएगा कि उसको जो आपने बात बोली है उसी के अंदर वो आपको चीज देखने को मिली है, तो वो उस समय आपके पास आके एक अलग इंप्रेशन से वो आपके पास दोबारा आता है। और ऐसा सिर्फ वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपको टेम्परामेंट डायग्नोसिस की इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, आपको मालूम था कि इस पर्सन के अंदर किस बीमारी हो सकती है, और आपने उसी को उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेके, और अगर उसको कंफर्म आवाज करना आपकी है तो कट आप रही है सर। उसके रिगार्डिंग उसके टेस्ट करवाए। सर और भाई जब उसकी आपकी वो चीज आवाज कट रही है। निकल गई, डेफिनेटली आपसे प्लस हो। आपकी क्या आवाज आवाज कट का रही है। क्या किसी को ये जो मैंने अभी तक बोला, क्या उसको साफ सुनाई दिया किसी को? नहीं नहीं। ये सबको नहीं ये सर, नहीं सर। सब, हाँ जी, सब में प्रॉब्लम हो रही है अभी जी। अभी ये अभी आवाज आपकी कट गई थी ना। किस पार्ट में आके कटी है सर, शुरू से ही या फिर लास्ट में? नहीं नहीं, नहीं अभी जो नहीं बता इसमें रहे थे कटी है। लमसम 1 मिनट हो रहा था। ले लास्ट पोर्शन जी, बिल्कुल लास्ट पोर्शन। ओके, जी चलिए, उससे पहले का जो मैंने आपको बताया उतना तो क्लियर हो गया आपको, कि अगर आप पेशेंट आपके पास आता है, आप उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस करते हैं, और आप उससे उसी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसको लैब की रिपोर्ट करवाने के लिए भेजते हैं, और उसको उसी की चीज के अंदर अगर निकल के आएगा, तो वो आपसे इम्प्रेस होगा नहीं होगा? क्या इस बात से सहमत है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल होगी जी। जी। सर वो तो लोग भी तो कहते हैं कि तुम तक अगर बाबा देखा हो, तुम सारी बात बता दी तुमने आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही आखिर में, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसी तरह से कन्विंस करते हैं, और जो पर्सन आपको इस तरह से कन्विंस होकर आएगा, फिर अगर आप उसको अगले 5 साल के लिए भी इलाज देंगे ना, वो आपसे इलाज करवा के जाएगा। ये पावर है टेम्परामेंट डायग्नोसिस के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको कंफर्म कैसे करना है कि पेशेंट के किस ऑर्गन सिस्टम पे है। तो अब जब कल हम अपने टेम्परामेंट डायग्नोसिस को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसके साथ ही कुछ पॉइंट्स जुड़ते हुए आएंगे, जिससे आपको कंफर्म होगा कि क्या इसके रक्त या रस को बनाने वाले अंग व तंत्र खराब हैं, रक्त या रस को साफ करने वाले अंग व तंत्र खराब है, या रक्त व रस को इस्तेमाल करने वाले अंग व तंत्र खराब है। तो जब आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आती है और आप पेशेंट से इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट आपसे इंप्रेस भी होता है, और वो आपके साथ लंबा समय तक आपकी दवाई भी यूज करता है और आपके साथ जुड़ के रहता है सर। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है, तो इसके लिए लास्ट कॉल है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सलाम सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर बोल रहे हैं कि फोन कटने के बाद सर, क्लास कटने के बाद तो कैंसर वाला पर डिस्कस थोड़ा मना करना पड़ेगा सर।
ओके सर, कोई इशू नहीं है। लास्ट जो ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस किया था आपने उसको एज इट इज एडमिनिस्ट्रेट किया है? जी सर, कर दिए उन्हें और लगाने के लिए दे दिए थे सर जी उनको, मगर आज से बोल रहे हैं भोर से थोड़ा पेट में एब्डोमेन में पेन हो रहा है सर, दर्द जी वैसा ही है। हम बोले सर जी से एक बार बात होगा, शाम में डिस्कस होगा। जी जी। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। सर नमस्ते। जी नमस्कार जी। सर मुझे ये पूछना है, लिम्फ है मतलब हार्मोनल ग्लैंड्स समझेंगे क्या? मैम, हार्मोन हो गया, फिर आपके अदर जूस हो गए, आवाज जैसे बताया कट जा रही रहा है था फिर आपकी। कि डाइजेशन के रिगार्डिंग पे जूस हो गए, है ना? ओके ओके, ठीक ठीक है सर, इतना ही पूछना था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, बच्चा का जो पेट बड़ा हुआ था और चेहरा में सूजन था वो बहुत अच्छा हो गया सर, टनाटन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, नो इशू सर। उसको आप ट्रीटमेंट को, क्या उसका पेट कम हाँ, हुआ है थोड़ा? पेट कम हुआ और आवाज भी क्लियर हो गया है सर। जी। हम्म। चलिए, ठीक है, आप उसको एज इट इज कंटिन्यू रखिए जी अभी। जी सर, हमको जी। टेम्परामेंट में बराबर कंफ्यूजन ही रहता है, इसलिए कर नहीं पाते हैं सर। चलिए, कोई इशू नहीं है। अब जब हम आगे टेम्परामेंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें क्लियर जी हो जी, जाएंगी। थैंक यू सर। जी सर। जी सर, नमस्कार जी। वो क्लाइंट जो बोल रहे थे सरसों तेल में कितना मतलब मिलाना है सर सरसों तेल में? ओके। सर, आप क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि अगर तो मान लीजिए थोड़ा छोटा जॉइंट पेन है, मतलब सिर्फ थोड़ी ही जगह पे पेन है, जो तेल गर्म करना है आपको, वो उसकी जो कंडीशन है, जितना आपको लगता है कि यूज हो जाएगा पूरा, बस उतना ही गर्म करवाना है। अगर आपको लगता है कि 10 ml में वो कंप्लीट हो जाएगा तो 10 ml गर्म करवाइए। अगर लगता है 20 ml कंप्लीट होगा तो 20 ml गर्म करवाइए। लगता है 30 ml होना तो 30 ml करवाइए, है ना? तेल उस पेशेंट की जितना उसको लग जाएगा उतना ही तेल गर्म करवाना है। जो हमने डालना है वो हमने 2 से 3 ml ही डालना है। 2 से 3 ml गाउट ऑयल। जी। ठीक गाउट के रिगार्डिंग है, अकड़न जकड़न है तो गाउट डाल दीजिए। अगर सिर्फ दर्दें हो रही हैं तो अर्थरो डाल दीजिए, है ना? ठीक है सर। जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, पहले अपना एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। शुभम, कैमरा ऑन कर लिया आपने? हाँ, कैमरा ऑन कर लिया। ओके, अब आप इसको थोड़ा रोटेट कर दीजिए। इसको रोटेट कीजिए शुभम पहले। जी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी सर। सभी को मेरा प्रणाम। पहले जो 2 लेक्चर हुए वो ठीक से नहीं हुए थे, तो मैं फिर से इसोफेगस को रिवाइज करवा के स्टोमक स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले जो भी
दिक्कत आए उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो पहले हम ओशोफेगस रिवाइज कर लेते, उसके बाद स्टोमक पे चलेंगे। सबसे पहले हम बताए थे आपको, जो इशोफेगस है उसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, जो हॉलो होता है, मतलब खाली होता है पूरा, और वो माउथ से कनेक्ट होता है पहले, उसके बाद लास्ट स्टोमक से, और इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। और ओशोफेगस जो है वो ठीक ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होता है। ओशोफेगस ट्रैकिया के बीच में एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो खाने को ट्रैकिया में जाने से बचाता है, मतलब कि ट्रैकिया मतलब विंड पाइप में जाने से बचाता है। उसके बाद ओशोफेगस जो है वो स्टोमक से कनेक्ट होता है। तो अभी हम लोग स्टोमक स्टार्ट करेंगे। स्टोमक, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, और ये जे शेप का होता है। इसका वेट एम्प्टी स्टोमक, मतलब खाली जब पेट रहता है तब इसका वेट 140 से 150 ग्राम का होता है। और अपर इसका जो पार्ट है वो ईसोफेगस से कनेक्ट होता है, और फिर जो सेकंड पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, मतलब छोटी आंत का पहला पार्ट से कनेक्ट होता है। उसके बाद हमारा जो स्टोमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कार्डियक, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। पहला कार्डियक। कार्डियक जो है वो क्या करता है, ईसोफेगस और स्टोमक को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा फंडस। फंडस जो है इसमें जो है पैरिएटल सेल भी प्रेजेंट होता है। पैरिएटल सेल का काम क्या काम है, इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब एब्जॉर्प्शन करवाता है B12 का। उसके बाद बॉडी। बॉडी जो है इसमें हमारा ज्यादा सबसे, ये हमारे स्टोमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और इसमें ही ज्यादातर डाइजेशन होता है। और हमारे पेट में सबसे ज्यादा ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है। उसके बाद हमारा जो स्टोमक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। पहला चीफ सेल, ये जो है पहले इनएक्टिव पेप्सिनोजेन सिक्रेट करता है। पेप्सिनोजेन क्या हुआ, एक एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। उसके बाद रेनिन, जो मिल्क का डाइजेशन करवाता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसको मिल्क फीडिंग करवाया जाता है, मिल्क खिलाया जाता है, तो उसमें रेनिन ज्यादा प्रेजेंट होता है, रेनिन एंजाइम जो मिल्क का डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंड लाइपेज सिक्रेट करता है। लाइपेज जो है वो लिपिड का डाइजेशन करता है। उसके बाद यूरेज या यूरिएज, ये जो है हमारे स्टमक में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो उसको मारता है, और दूसरा क्या है, जो भी बैक्टीरिया आता है उसको मारता है, और ये एब्जॉर्प्शन कराने में भी हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा पैरिएटल सेल, जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है, और जो HCl है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि कभी भी किसी चीज को गलाने के लिए एसिड चाहिए होता है, तो हमारे पेट में ये HCl प्रोड्यूस करता है पेरिएंटिक से। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हुआ, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, और ये जो है ये फंडस पार्ट में प्रेजेंट होता है स्टमक के। और फिर जो थर्ड है वो है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल जो है ये हमारे स्टमक में म्यूकस लेयर बनाता है, क्योंकि हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे म्यूकस लेयर ये
सेल बनाता है। उसके बाद हमारा जो स्टमक है वो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे ज्यादा करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो करवाता है वो पेप्सिनोजेन एंजाइम। पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को HCl क्या करता है, एक्टिव करवाता है, जिसका pH वैल्यू 1.8 होता है। मतलब ये हाईली एसिडिक होता है। और हमारे पेट को इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट होता है। तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को HCl एक्टिव करता है। एक्टिव पेप्सिनोजेन, जिससे पैप्सिन बनता है। और ये पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, को तोड़ता है प्रोटीएजेज में, जिससे पेट में इसका डाइजेशन हो सके। और हमारा पेट में जो डाइजेशन होता है वो 4 to 5 आवर्स का होता है। इसमें जो 4 to 5 आवर्स का चर्निंग मूवमेंट होता है। चर्निंग मूवमेंट मतलब इसको जो भी हम लोग खाते हैं जो पेट में जाता है उसको घुमाता है 4 से 5 आवर्स तक, इसका डाइजेशन करता है। और जो फॉर्म में बचता है उसको हम लोग कहते हैं काइन, CHYME। और जो हम लोग इंटेक करते हैं और फिर जब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, पहले तो हम लोग देखे हैं कि माउथ में जो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। सेकेंड जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ, माउथ में होता है 30%। के बाद जो स्टमक में होता है वो प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन का जो होता है वो जो बचता है वो उसको काइन कहते हैं। जो माउथ में जो जिस फॉर्म में रहता है उसको बोलस कहते हैं, BOLUS। उसके बाद हमारा स्टोमक जो है उसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। और जो हमारे पेट में पूरा जो लिक्विड होता है या पूरा जो मटेरियल होता है जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। मतलब हमारा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस जिसमें वाटर मतलब लिक्विड पार्ट 99.5% प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक एंजाइम, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये इसमें एंजाइम आता है। कौन सा, पैप्सिन, जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीएजेस में। फिर रेनिन जो मिल्क का डाइजेशन करवाता है। उसके बाद गैस्ट्रिक लैपेज जो लिपिड का डाइजेशन करवाता है। उसके बाद यूरिएज, ये हमारे पेट में आने वाले जो भी बैक्टीरिया उसको किल करता है और एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है विटामिन B12 का। उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, फिर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आ जाता है म्यूकस, जो HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेकेंड इंट्रिंसिक फैक्टर,
इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब हमारे पेट में एक ऐसा प्रोटीन जो एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है विटामिन का, जिसमें विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद रेस्ट जो 0.5% बचा वो गैस्ट्रिक जूस में कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और सल्फेट प्रेजेंट होता है। इसको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो स्टमक, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, और ये जे शेप का होता है, और ये जो है पहले इशोफेगस से कनेक्ट होता है, मतलब फूड पाइप से, उसके बाद लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसका फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है। उसके बाद इसका जो वेट होता है 140 से 150 ग्राम होता है एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट। उसके बाद ये जो है इसे बहुत तरह का सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये पहले डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला पार्ट जो है वो कार्डियक है, जो फूड पाइप और स्टमक को कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद फंडस, जो पैरेटल, जिसमें पैरेटल से प्रेजेंट होता है, जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। और दूसरा बॉडी, जो स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है, और इसमें ही ज़्यादातर सेल प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन का। उसके बाद लास्ट जो है वो है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करके रखता है। तो इसमें जो से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, उसमें से पहला सेल है चीफ सेल, या जिसको पेप्टिक सेल भी कहते हैं। ये जो है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है। इनएक्टिव पेप्सिनोजेन जो ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंड जो है वो रेनिन एंजाइम है, वो मिल्क का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। फिर जो थर्ड है वो गैस्ट्रिक लैपेज है, जो लिपिड का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। और लास्ट यूरियस, जो हमारे पेट में आने वाले जो भी बैक्टीरिया उसको किल करता है और अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे सेकेंड पैरिएटल सेल, जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। और ये जो है ये HCl प्रोड्यूस करवाता है। HCl जो है बहुत एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी जो खाते हैं उसको गलाने के लिए हमको एसिडिक मटेरियल चाहिए। तो ये HCl ही होता है। HCl जो है हाईली एसिडिक होता है, जिसका pH वैल्यू 1.8 होता है। जैसा कि हम बताए थे कि अगर 7 से कम वो एसिडिक रहते हैं, और अगर 7 से ज्यादा हो तो बेसिक। हमारे स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड जो है वो म्यूकस के थर्ड जो है वो म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या करता है, हमारा जो बॉडी में HCl प्रेजेंट होता है वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, वो हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है। तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनाता है म्यूकस का, जिससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद हम पढ़े थे कि ये जो पेप्सिनोजेन है, जो हमारा स्टमक सिक्रेट करता है एंजाइम, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए HCl जो है तो वो उसको एक्टिव करता है एक्टिव पेप्सिनोजेन में, और पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराता है प्रोटीएजेज में। उसके बाद हमारा जो स्टमक है उसमें 4 से 5 घंटा तक, मतलब 4 to 5 आवर्स तक डाइजेशन प्रोसेस चलता है। और वो उसमें जो प्रोसेस वो चर्निंग मूवमेंट होता है। चर्निंग मतलब कि खाने को डाइजेस्ट करवाने में मूवमेंट करवाता है, तो वैसे गोल गोल घूमता है। तो और जब उसका डाइजेशन हो जाता है तब जिस फॉर्म में बचता है उसको काइम कहा जाता है। और हमारा माउथ में
जो सबसे पहले डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको बोलस कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़े थे कि हमारा जो स्टमक है उसमें जो मटेरियल होता है जो प्रोड्यूस करता है वो एंजाइम, वो गैस्ट्रिक एंजाइम है, वो या गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 2 चीज से बना होता है, वाटर और सॉलिड। 99.5% जो है इसमें वाटर मटेरियल प्रेजेंट होता है और 0.5% जो है सॉलिड। वाटर में जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक में एंजाइम आ गया पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लैपेज, यूरिएज। पेप्सिन जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाया, रेनिन जो है वो मिल्क का डाइजेशन, गैस्ट्रिक लैपेज जो है वो लिपिड का डाइजेशन, और यूरिएज जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है और एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है वो है म्यूकस लेयर बनाता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो विटामिन से स्पेशली विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। उसके बाद 0.5% जो सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और सल्फेट प्रेजेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग इसका स्टमक का फंक्शन और प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें इसका एंजाइम का वर्क के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू। आवाज जा रही है? जी शुभम, आवाज आ रही है। इसको और आगे लेके चला जाए या आज इतना? के लिए वैसे अभी मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है ये। और आप, जी जी, आप प्लीज ना थोड़ा सा जो हमारे अभी तक का लेक्चर हुआ है ना, ये जो पूरा आपने किया है आज कंक्लूड, इसका आज आप इनको थोड़ा सा नोट्स प्रोवाइड कर दो। नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, मतलब ठीक जहाँ है, तक पढ़ा वहाँ तक का नोट्स जी जी प्रोवाइड करो। जी जी जी। चलिए ठीक है शुभम, आप आज के लिए कंक्लूड कर सकते हैं। और और अगर किन्हीं को डाउट भी हो तो पूछ सकते हैं। डाउट के लिए अभी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो डाउट्स है ना, वो हम जब नोट्स इनको प्रोवाइड करवाएंगे उसके बाद ही लेंगे, ठीक है। उस दिन आपका आप लेक्चर नहीं करेंगे, उस दिन सिर्फ आप डाउट ही, इनका जो डाउट है उसको ही लेंगे, ठीक है। जी चलिए, थैंक यू शुभम। अब इसी के साथ हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर का उसकी तरफ को जाएंगे हम। हमारा जो टोटल अभी तक का कंप्लीट हो चुका आज का जो शेड्यूल है। अगर अभी किसी को कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा कोई अगर कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो अभी हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगले कुछ समय में हम अपना जो लेक्चर है वो क्लोज कर देंगे आज के लिए। और जो इसका वीडियो, सॉरी, जो इसका वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। मैं चेक कर लिया, अभी वीडियो जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी। जो भी न्यू कमर है वो भी थोड़ा सा टेम्परामेंट डायग्नोसिस की तरफ को ध्यान दे, और उनके पास अगर बुक पड़ी है तो उसके अंदर जरूर उसको स्टडी करे, और अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग वो पूछें। और टेम्परामेंट डायग्नोसिस को अगर आप अपने डेली प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड करेंगे तो पेशेंट आपसे डेफिनेटली, जो आज आपका एक पेशेंट को चेक करने का सिनेरियो है, या आज जो आपके एक पेशेंसी का सिनेरियो है, और कुछ हो ना हो, पेशेंट आपके पास सिर्फ डायग्नोज करवाने के लिए जरूर आएगा कि एक बार के लिए डायग्नोज जरूर यहाँ पे करवाया जाए। आप कुछ समय में इतना बड़ा अपना एक डायग्नोसिस के अंदर नाम बना सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज के लिए किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। देन ओके, हम अपने सेशन को आज यहीं पे एंड करेंगे। सॉरी, 3 o'clock पे हम दोबारा आपसे मिलेंगे।
इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।